आज से हम सभी हिंदी के जो प्रमुख आलोचक और उनकी मान्यताएं पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, उन सभी के विषय में पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रमुख जो आलोचक हैं उनकी मान्यताएं कौन कौन सी हैं, उनके विषय में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्होंने जो कुछ भी लिखा समीक्षा जगत में, वो चीजें किस रूप में हमें पाठ्यक्रम में पढ़नी है जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से आलोचक पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। जैसे यूपी हायर का पाठ्यक्रम देखें तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, नंद दुलारे वाजपेयी हैं, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नामवर सिंह। इतने लोग यूपी हायर के पाठ्यक्रम में हैं और लगभग वही नाम आप देखेंगे कुछ को छोड़ करके, जैसे आचार्य शुक्ल हायर में भी हैं, नंद दुलारे वाजपेयी भी हायर की परीक्षा में हैं, डॉक्टर नगेंद्र भी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। इतने लोग एक जैसे हैं दोनों पाठ्यक्रम में। अलग जो है वो है बाबू श्याम सुंदर दास, एक ये अलग है, और विजय देव नारायण शाही यूपी हायर में और रामस्वरूप चतुर्वेदी, यानी तीन जो है वो अतिरिक्त हैं जिनका हमें अतिरिक्त अध्ययन करना होगा। बाकी लगभग लगभग पाठ्यक्रम प्रमुख आलोचकों और उनकी स्थापित मान्यताओं के एक जैसे हैं, तो हमें इन्हीं रूप में देखना है। हम थोड़ा गंभीरता के साथ इन सभी आलोचकों को अलग अलग या जिनका संभव हो सकेगा एक साथ भी उन्हें देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इनके विषय में जब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे तो इनके साथ बहुत सारी चीजें, जैसे निबंध में इनके क्या योगदान है, समीक्षा जगत में इनके क्या योगदान है, या हिंदी साहित्य जगत में, साहित्य के इतिहास में इनके क्या योगदान है, तो बहुत सारी चीजें एक साथ कवर होती हैं। तो आज हम एक छोटी सी क्लास के माध्यम से ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में सबसे पहले पढ़ेंगे। देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में क्या जरूरी बातें हो सकती हैं जो हमें पढ़ लेनी चाहिए और तैयार रख लेनी चाहिए। देखते हैं कि हिंदी आलोचना नाम की एक पुस्तक में विश्वनाथ त्रिपाठी जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में क्या कहते हैं। वे लिखते हैं कि हिंदी के श्रेष्ठ समालोचक शुक्ल जी ने अपने युगबोध को कठिन परिश्रम से अर्जित किया था। कठिन परिश्रम से अपने युगबोध को अर्जित किया था। उन्होंने अपने समय तक पहुंची हुई ज्ञान विज्ञान की सीमा रेखा पर खड़े होकर जीवन और साहित्य को देखा भाला, यानी उन्होंने जिस समय समीक्षा जगत में, निबंध लेखन के जगत में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के जगत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सक्रिय थे, उस समय ज्ञान विज्ञान की सीमा रेखा कहां पहुंची हुई थी। आज जिस वैज्ञानिक युग में हैं हम, आज जिस वैज्ञानिक चेतना के युग में हैं, तमाम तरह की विचारधाराओं के प्रभाव को देखते हुए हम साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त ज्ञान विज्ञान की सीमा रेखा जहां पर भी पहुंची हुई थी, जितनी सीमित रही होगी, उसकी सीमा रेखा पर खड़े होकर के उन्होंने जीवन और साहित्य को देखा। उतने गहन और विस्तृत अध्ययन के साथ उन्होंने साहित्य और जीवन को समझने और लिखने का प्रयास किया। अपने युग के मुहावरे में उन्होंने साहित्य की व्याख्या की। जो उस दौर के मुहावरे रहे थे साहित्य की आलोचना में, साहित्य की समीक्षा में, उन सभी को, यानी एक सीमा थी मार्क्सवादी आलोचना, प्रगतिवादी जो एक साहित्य का दौर आया, प्रयोगवादी आया, या फिर अकविता का दौर, और आगे हम देखें समकालीन साहित्य का जो स्वरूप आया, इन सब में नए मुहावरे गढ़े गए साहित्य की समीक्षा के, साहित्य के अध्ययन के। लेकिन जहां पर शुक्ल जी थे, उनके युग की जो समीक्षाएं थी, समीक्षा की पद्धति हो सकती थी, जो भारतीय साहित्य शास्त्र या काव्य शास्त्र के टूल्स के माध्यम से साहित्य को देखा जा सकता था, उन सभी का मानव जीवन और साहित्य में की दृष्टि से क्या सार्थकता है, उसे ध्यान रखते हुए उन्होंने उसकी पूरी व्याख्या की है। उस वक्त वैज्ञानिक चेतना का दबाव और प्रभाव इतना अधिक सामान्य जनजीवन पर नहीं था। भारतीय साहित्य उन दबावों से मुक्त था, इसलिए ज्यादातर मनुष्यता के पक्षधर विचार उभर करके आ रहे थे। इसीलिए सच्चे अर्थों में वे आधुनिक प्रगतिशील साहित्य मर्मज्ञ और समालोचक हुए। सच्चे अर्थों में आधुनिक और प्रगतिशील साहित्य मर्मज्ञ समालोचक थे। तो ये बात विश्वनाथ त्रिपाठी जी हिंदी आलोचना नाम की एक पुस्तक है, अगर आप लोगों के पास संभवतः होगी,
क्योंकि मास्टर्स के पाठ्यक्रम में जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, वहां जो यही सारे आलोचक जब हमें एमए के दौरान अध्ययन करने थे, तो हिंदी आलोचना की एक पुस्तक हिंदी आलोचना नाम से ही विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखी है, जिसमें महत्वपूर्ण सभी आलोचकों की साहित्यिक मान्यताओं के विषय में उन्होंने लिखा हुआ है। वहां ये बात लिखी है। आपको उस पुस्तक को एक बार देखना और पढ़ना चाहिए। आगे भी लिखते हैं कि व्यक्ति धर्म के स्थान पर उन्होंने लोक धर्म को श्रेयस्कर बताया। यानी लोक धर्म जिसमें एक समेकित ढंग से लोक का स्वर हो, लोक की पीड़ा हो, लोक की वेदना हो, उन्होंने उसे प्रधान माना। व्यक्ति धर्म के स्थान पर व्यक्ति धर्म कब उभरा? ये अस्तित्ववादी दौर में उभरा, प्रयोगवादी दौर में उभरा। तो जैसे जैसे आधुनिक चेतना, उत्तर आधुनिकतावाद की चेतना जैसे जैसे बढ़ने लगी, वैसे वैसे व्यक्तिवाद हावी होने लगा। लेकिन शुक्ल जी जिस सीमा रेखा पर थे, जिस चेतना जगत में थे, वहां उन्होंने लोक धर्म को ही श्रेयस्कर माना। ठीक है, लोक धर्म को ही श्रेयस्कर माना। उन्होंने साहित्य में जीवन को और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठापित किया। साहित्य में क्या किया? जीवन को, और जीवन में साहित्य को ले जाने का प्रयास किया। ये बात आप उनके जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं, जिसमें क्रोध के बारे में, लोभ और प्रीति के बारे में, श्रद्धा और भक्ति के बारे में, प्रेम के महत्व को लेकर के उन्होंने जो कुछ लिखा, वो सामान्य जनजीवन के से जुड़ा हुआ पक्ष था। इसीलिए उन्होंने कहा कि साहित्य में जीवन को और जीवन में साहित्य को प्रतिष्ठापित किया। ये बात विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिख रहे हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी को याद रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना शुक्ल जी को समझने की दृष्टि से उनकी इस बात को। तो हमें शुक्ल जी के संबंध में ये बातें बस ध्यान रखनी है। अब देखते हैं कि रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में शुक्ल जी के विषय में क्या क्या लिखा है। कुछ जरूरी बातें हैं जो कि हमें शुक्ल जी के अध्ययन के दौरान बहुत आसान कर देंगे उन्हें समझने में। जैसे जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी की समीक्षा का स्वरूप क्या था। व्यक्तिवादी, सैद्धांतिक, सैद्धांतिक में भी क्या? तो ध्यान देंगे कि शुक्ल जी की समीक्षा का जो सैद्धांतिक आधार, पहली बात तो ध्यान रखना है कि उन्होंने व्यक्तिवादी आधार और सैद्धांतिक आधार दोनों पर समीक्षाएं लिखी है, किसी एक पर नहीं। तो जो सैद्धांतिक आधार है उसका आधार क्या है? जो सैद्धांतिक समीक्षा है उसका आधार भारतीय रसवाद है, जो परंपरा से चला आता हुआ काव्यशास्त्र था, साहित्य शास्त्र था, वो सैद्धांतिक आलोचना का आधार बना। तो पूरी तरह से रस की जो एक परंपरा भारतीय काव्यशास्त्र में, साहित्य शास्त्र में परंपरा से प्राप्त थी, उसे पुनर्स्थापित करने का प्रयास, एक भगीरथ प्रयास आचार्य शुक्ल जी ने किया और उन्होंने उसको स्थापित किया। आज भी जब हम साहित्य की आलोचना में बहुत सारे पक्षों को, कई उपकरणों को, सैद्धांतिक शब्दों का अध्ययन करते हैं, तो वहां पे भारतीय काव्यशास्त्र के जो रसवाद हो या छंदों के विषय में या अभिव्यंजना प्रणाली के विषय में जब अध्ययन करते हैं, तो वो बातें वही उभर के आती हैं जिन्हें आधुनिक युग में शुक्ल जी ने अपने परंपरा से प्राप्त शब्दों को फिर से व्याख्यायित किया। तो क्या है? उनकी सैद्धांतिक समीक्षा का आधार है भारतीय रसवाद। ठीक है, उसके केंद्र में है। सैद्धांतिक समीक्षा की बात आएगी तो भारतीय रसवाद को ध्यान रखना है। उन्होंने रस सिद्धांत को आधुनिक युग की आकांक्षा के अनुकूल परिभाषित करके पुनः प्रतिष्ठित किया। जो आधुनिक युग की आकांक्षा थी रसवाद के विषय में, उसी के अनुकूल उसे परिभाषित करके पुनः प्रतिष्ठित किया। तो आधुनिक युग में पुनः प्रतिष्ठा रस सिद्धांत की किसने की? तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रयास को सार्थक किया। शुक्ल जी ने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों ही प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। अभी हम आगे देखेंगे कि सैद्धांतिक समीक्षा और व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उनके निबंध हैं जो बहुत प्रतिष्ठित हैं, उनके नाम भी हमें याद रखने होंगे। दोनों ही प्रकार की समीक्षाओं के माध्यम से उन्होंने रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। इस तरह आप रसवाद के समर्थक के रूप में भी शुक्ल जी को याद कर सकते हैं। जैसे नगेंद्र के विषय में पूछा जाता है कि वो किस प्रकार के आलोचक थे, तो रसवादी आलोचक थे। इसी परंपरा में जुड़ते हैं नंदुलारे वाजपेयी भी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र भी, जो रामचंद्र शुक्ल जी की परंपरा के ही समर्थक, उसे आगे बढ़ाने वाले हैं कुछ कुछ भिन्नताओं के साथ। रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि
वे हिंदी के पहले आलोचक हैं जिन्होंने भारतीय काव्यशास्त्र की अतल गहराइयों में प्रवेश करके उसकी महत्ता, सारवत्ता, व्यापकता और आधुनिक संदर्भ में उसकी उपयोगिता के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट किया। सहृदय की जो और साधारणीकरण की जो एक विचार था, एक आइडिया, उसको उन्होंने बहुत आसानी से बताया। ये रसानुभूति के माध्यम से ही बताया कि सहृदय के मन में जब तक रसाभास, रस की उत्पत्ति नहीं होगी, तब तक वह संभव है नहीं है कि वो किसी रचना के प्रति उतना भाव प्रकट कर सके या उसे वो अभ्यांतर जगत में अपने स्थापित कर पाए। उनके अनुसार काव्य का अभ्यांतर स्वरूप या आत्मा, अभ्यांतर स्वरूप क्या होगा काव्य का या उसकी आत्मा क्या होगी, तो कई लोगों ने अलग अलग काव्य की आत्मा माना हुआ है। शुक्ल जी के अनुसार भाव या रस ही काव्य की आत्मा हो सकती है। ये रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे कि काव्य की आत्मा शुक्ल जी क्या मानते हैं, भाव या रस को। ठीक है, तो इतनी बातें रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक के अनुसार ध्यान रखना है। आगे कुछ और बातें हैं जो महत्वपूर्ण है, इन्हें भी हम देखेंगे कि शुक्ल जी ने क्या किया कि आधुनिक मनोविज्ञान की सहायता से रस निरूपण पद्धति का खूब प्रचार और संस्कार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रस निरूपण की पद्धति केवल भाव के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, मनोविज्ञान और विकासवाद के आधार पर करना चाहिए कि कैसे मनुष्य अपने विकास की अवस्था के दौरान उसके भीतर रस का संचार, रस की जो अलग अलग पद्धतियां विकसित हो रही थी। शुरुआती जो आदिम मनुष्य था राग और द्वेष से भरा हुआ था, लेकिन अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे उसके हृदय में, उसके मन मस्तिष्क में रस की अलग अलग दशाएं विकसित होती चली गई। ठीक है, तो इस तरह से वो मनोविकारों का या जो मनुष्य के भाव हैं उसके विकासवादी सिद्धांत पर जोर देते हैं। शुक्ल जी ने आश्रय, आलंबन और उद्दीपन, इन तीनों को ही विभाव के अंतर्गत रखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विभाव के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से तत्व हैं? आश्रय, आलंबन और उद्दीपन, इन तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है कि ये शुक्ल जी के अनुसार है। हो सकता है कुछ और लोग अन्य प्रकार से मानते हो। हम यहां विशेष रूप से शुक्ल जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल ने रस की मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि की स्थापना की। कौन कौन से? मध्यम कोटि और निकृष्ट कोटि। अब देखते हैं मध्यम कोटि के अंतर्गत वे क्या करते हैं। तो मध्यम कोटि जो है उसे वे थोड़ा उत्कृष्ट मानते हैं। उसमें क्या है? शील वैचित्र प्रधान काव्यों एवं नाटकों की समीक्षा के लिए उन्होंने मध्यम कोटि के रस की स्थापना की। शील वैचित्र प्रधान, जिसमें शील की वैचित्रता हो, जैसे तुलसी के काव्य को ले ले, जिसमें एक शील है, राम के शील को या जो काव्य नायक है उसके शील को प्रधानता देते हुए जिन काव्यों और नाटकों की समीक्षा की जानी है, वो मध्यम कोटि के रस के माध्यम से। निकृष्ट कोटि का कौन सा है? तो ध्यान रखना है, चमत्कार प्रधान काव्य जो होते हैं, चित्र और कूट काव्यों की समीक्षा के लिए उन्होंने निकृष्ट कोटि के रस की स्थापना की। तो इन दोनों के डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है, कौन किसके लिए है, इसे ध्यान से एक बार अपने से देख लीजिए। अगला पॉइंट है, शुक्ल जी ने लोक कल्याणकारी विकट धर्म के प्रति, लोक कल्याणकारी विकट कर्म के प्रति उत्साह व्यक्त किया, लोक पीड़क के प्रति क्रोध व्यक्त किया और पर पीड़ा देखकर जगने वाली करुणा को श्रेष्ठ रसात्मकता बताया। ये आप सभी यदि क्रोध निबंध यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा शुक्ल जी का, तो वो कह रहे हैं कि लोक कल्याण के लिए कोई अगर विकट कर्म करे, वो ऐसा उत्साह दिखाई पड़ना चाहिए। यानी वो कहते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी इसका जिक्र किया हुआ था, लोक मंगल की भावना के विषय में जब हम बात कर रहे थे, या आनंद की साधनावस्था और सिद्धावस्था के विषय में हम बात कर रहे थे, तो वहां हमने क्रोध निबंध का उल्लेख किया हुआ था। वहां पे शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी विकट, यानी वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी को पीट रहा हो, किसी को यातना दे रहा हो, कोई स्त्री या कोई बच्चा या कोई वृद्ध रास्ते में जा रहा हो और कोई व्यक्ति उसे पीट रहा हो, और अगर आपके मन में उस वक्त क्रोध नहीं जागृत हुआ, तो आपका क्रोध किसी भी काम का नहीं, वो निकृष्ट कोटि का है। लेकिन क्रोध को वैसे बहुत अच्छा भाव नहीं माना गया है, लेकिन क्रोध भी शुक्ल जी ने नकारात्मक और सकारात्मक रूप में देखा और कहा कि यदि किसी को कोई प्रताड़ित कर रहा हो, किसी को यातना दे रहा हो, किसी पर अत्याचार कर रहा हो,
उस वक्त किसी का भयंकर से भयंकर क्रोध भी सकारात्मक होगा, वो पूजनीय होगा। इस तरह के भाव क्रोध निबंध में उन्होंने बताया। तो बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से उन्होंने जो मनोविकारों संबंधी लेख हैं वो लिखे हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, तो वो कहते हैं कि लोक कल्याण के लिए कोई भी विकट कर्म करने के प्रति उत्साह व्यक्त किया है। लोक पीड़क के प्रति क्रोध, लोक में कोई राजा, कोई शासक, सामंत या किसी भी प्रकार का कोई गुंडा हो, कोई भी किसी भी तरीके का जो अत्याचारी हो, उसके प्रति क्रोध प्रकट किया है। और पर पीड़ा देखकर जगने वाली करुणा को श्रेष्ठ रसात्मकता बताया है। ठीक है, इतने भाव शुक्ल जी के निबंधों में, मनोविकार संबंधी निबंधों में दिखाई पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं शुक्ल जी के विषय में, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लोक मंगल की साधनावस्था और आनंद की सिद्धावस्था का सिद्धांत दिया। ये हमने पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत भी इसका अध्ययन किया हुआ था। यदि आप लोगों ने उस क्लास को देखा होगा, सुना होगा, तो हमने बहुत विस्तार से इसके विषय में बताया कि लोक मंगल की साधनावस्था और आनंद की ये सिद्धावस्था असल में है क्या। एक बार थोड़ा सा और इस दौरान भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं कि लोक मंगल की साधनावस्था वो अवस्था है, साधना अवस्था को उन्होंने कर्म की अवस्था, प्रयत्न पक्ष कहा। यानी अगर कोई साधना कर रहा है, कोई कर्मरत है, तो वो प्रयत्न कर रहा है। तो उन्होंने लोक मंगल की साधना अवस्था का साहित्य या काव्य किसे माना? महाभारत का काव्य है और रामचरितमानस है। इस तरह के जो काव्य हैं वो लोक मंगल के लिए साधना कर रहे हैं, प्रयत्न पक्ष है। और वहीं पर कर्म का सौंदर्य शुक्ल जी देखते हैं कि ऐसा ही नायक जो होगा, जो साधना अवस्था में होगा, जो कर्मरत होगा, जो लोक मंगल के लिए सर्वस्व निछावर करने का भाव रखता होगा, वो लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य होगा। और आनंद की सिद्धावस्था का काव्य कौन सा होगा? गीत गोविंद के पद या श्रृंगार के पद या अलग अलग उस तरह के भाव या सूर के जो काव्य हैं। तो कृष्ण भक्ति का जो काव्य है उसे आनंद की सिद्धावस्था के विषय में उन्होंने बताया कि ये आनंद की सिद्धि प्राप्त है, आनंद की सिद्धि हो चुकी है। तो सिद्धि की अवस्था में कोई कर्म नहीं होता, कोई संघर्ष और परिश्रम नहीं होता, लोक मंगल का भाव पूरी तरह से लुप्त होने, निष्क्रियता की अवस्था कहा जा सकता है। इसी बात को रामचंद्र तिवारी जी ने स्पष्ट और सरल अर्थ में कहा कि असौंदर्य के आवरण को हटाकर सौंदर्य की प्रतिष्ठा ही साधनावस्था है। असौंदर्य, कुरूपता, शोषण, अत्याचार, परपीड़ा, इस तरह के आवरण को हटा के सौंदर्य की प्रतिष्ठा, सौंदर्य की प्रतिष्ठा क्या? लोक मंगल, लोक हित में कार्य करना, लोक के प्रति करुणा का भाव रखना, ऐसे सौंदर्य की प्रतिष्ठा करना ही प्रयत्न पक्ष यानी साधनावस्था है। तो कभी भी पूछे कि साधनावस्था का अन्य नाम क्या दिया है शुक्ल जी ने, तो प्रयत्न पक्ष दिया है। ठीक है, और वही लिख रहे हैं कि आनंद की सिद्धावस्था एक प्रकार की निष्क्रियता या गतिहीनता की अवस्था है। तो आनंद की सिद्धावस्था का जो काव्य है गीत गोविंद के पद, आप लोग देखिएगा वो वाली क्लास जिसमें हमने लोक मंगल की साधनावस्था के विषय में बातचीत की है, वहां नाम पूरे गिनाए गए हैं। शुक्ल जी ने गिनाया हुआ है कि कौन कौन से काव्य आनंद की सिद्धावस्था के हैं, कौन कौन से साधनावस्था के, उन्हें याद कर लीजिएगा। शुक्ल जी से अगर कोई प्रश्न बनेगा तब भी काम आएगा, पारिभाषिक शब्दावली वाले प्रश्न बनेंगे तब भी काम आएगा वो। ठीक है, तो ये रामचंद्र तिवारी जी लिख रहे हैं। आगे रामचंद्र तिवारी जी ने और लिखा है कि प्राचीन भारतीय सिद्धांतों में आचार्य शुक्ल ने वक्रोक्तिवाद और चमत्कारवाद का सर्वाधिक विरोध किया है। ध्यान रखिएगा इसको कि सर्वाधिक विरोध शुक्ल जी ने किस सिद्धांत का किया है? वक्रोक्तिवाद और चमत्कारवाद का सबसे ज्यादा विरोध किया है। ये आचार्य रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा हुआ है, तो ये प्रामाणिक ढंग से है। कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछा जाए कि क्या शुक्ल जी वक्रोक्तिवाद या चमत्कारवाद के विरुद्ध थे, विरोध कर रहे थे, तो यस, ये सही है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित एवं पुष्ट। इसी रस दृष्टि के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने अपनी जायसी, सूर और तुलसी की श्रेष्ठ समीक्षाएं प्रस्तुत की। मनोवैज्ञानिक आधार पर, भाववादी आधार पर नहीं है, मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित और पुष्ट, यानी शुक्ल जी की जो रस दृष्टि है वो क्या है? वो मनोवैज्ञानिक आधार पर विकसित है और उसी पर पुष्ट है, मजबूत हुई है, और उसी पर उन्होंने सूर, तुलसी और जायसी की श्रेष्ठ समीक्षाएं प्रस्तुत की हुई हैं। तो अलग अलग पुस्तकें भी हैं, जायसी पर जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, और तुलसी का काव्य जो है
इन तीनों की भूमिकाएं शुक्ल जी ने लिख के संपादित भी की हुई है इस पुस्तक को, और त्रिवेणी नाम की एक पुस्तक भी लिखी है इन तीनों पर। तो त्रिवेणी में यही तीन है, जैसे सूर और तुलसी, कबीर नहीं है, ध्यान रखिएगा। कई बार इस तरह से भी पूछा जाता है कि त्रिवेणी में कौन से तीन कवि हैं जिनकी समीक्षाएं शुक्ल जी ने की हुई है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उन्हें भी देखते हैं। जिसे यहां बस ये होगा कि शुक्ल जी के समीक्षा साहित्य दृष्टि के विषय में आपके एक थॉट बन जाएगा। आप इनसे संबंधित कोई भी पंक्ति आएगी तो आप पहचान पाएंगे कि ये शुक्ल जी के अनुसार ये सही है अथवा नहीं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखते हैं कि भावों और मनोविकारों की व्याख्या आचार्य शुक्ल विकासवादी पद्धति पर करते हैं, भाववादी पद्धति पर नहीं। ये ध्यान रखिएगा यहां से कि किस पद्धति पर शुक्ल जी मनोविकारों और भावों की व्याख्या करते हैं, तो विकासवादी पद्धति पर। आचार्य शुक्ल के निबंधों की विशेषता क्या है? जो भाषिक और शैलीगत विशेषता है, ध्यान रखेंगे, सामासिक पद रचना, यानी एक व्यास शैली होती है जिसमें बहुत नरेशन मिलेगा, बहुत व्याख्याएं मिलेंगी, और दूसरी समास शैली। इसीलिए बिहारी के दोहों की बहुत तारीफ करते हैं कि ऐसा लगता है कि कसावट है बिहारी के दोहों में, भाव कहीं से टूटते नहीं। तो उन्होंने गुलदस्ता कहा हुआ है, आप सभी जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसे, ध्यान रखिएगा। तो समास शैली उनके निबंधों की विशेषता है। व्यावहारिक समीक्षा संबंधी 3 निबंध जो बहुत महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से उन्होंने लिखा, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि। इन तीनों निबंधों के नाम याद रखिएगा आप लोग, चिंतामणि भाग 1 में है ये। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग और मानस की धर्मभूमि, ये तीनों व्यावहारिक समीक्षा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध उनके कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखना है, कविता क्या है निबंध, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था जिसके विषय में अभी हम लोग बात कर रहे थे, रसात्मक बोध के विविध रूप और काव्य में अभिव्यंजनावाद। इतने निबंधों के नाम आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी निबंध हैं, और ऊपर जिन 3 निबंधों के नाम हमने लिए हैं वो व्यावहारिक समीक्षा के निबंध हैं। तो ये उनमें विशेषताएं हैं, ध्यान रखना है। इन सभी पॉइंट्स को जो बहुत जरूरी हो आप लोग नोट भी कर लिया करें अपने से भी। जो संभव है कि आपको परिश्रम करना पड़े किसी पुस्तक से ढूंढने में, तो यहाँ अगर आपको मिल रहा हो तो एक कॉपी पेन लेकर के भी आप बैठें तो बहुत आसानी से वो आपके पास नोट हो जाएगा। आचार्य शुक्ल जी के कुछ कथन अंत में देख लेते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित भी हैं, आप सभी पढ़े भी हैं। पहला है, मनुष्य एक लोकबद्ध प्राणी है। ये कथन अगर ये दिया जाए तो ध्यान रखना है शुक्ल जी का है, मनुष्य एक लोकबद्ध प्राणी है, लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का प्रसार होता है। ठीक है, लोक के भीतर ही उसके ज्ञान और भाव क्षेत्रों का प्रसार होता है क्योंकि वह लोकबद्ध प्राणी है, लोक से जुड़ा हुआ प्राणी है। और लोक मंगल शुक्ल जी की ही अवधारणा है जो उन्होंने साहित्य समीक्षा के संदर्भ में प्रयोग किया हुआ है। लोक मंगल के विषय में हमने पढ़ा भी अपने पारिभाषिक शब्दावली वाले हिस्से में। अगला पॉइंट है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यानी कवियों और लेखकों की कसौटी अगर देखना हो कि वो कहां खड़े हैं तो गद्य पे नाप लीजिए, और अगर गद्य की कसौटी देखना हो तो निबंधों को देख लीजिए। तो निबंध गद्य की कसौटी है, ये कथन भी शुक्ल जी का है। निराला जी के विषय में उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत चर्चित और बहुत नया, आपको बहुत जल्दी मिलेगा नहीं जब तक आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अधिकांशतः छोड़ दिया जाता है कि बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हमने अपने प्रैक्टिस सेट में कई बार, जो यूट्यूब पे पड़े हुए कई सारे प्रश्नों की श्रृंखला है हमारी, वहां हमने बहुत बेहतरीन ढंग से शुक्ल जी के पूरे जितने कथन हैं उन सभी पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर अध्ययन किया हुआ है। उनके लिंक भी ग्रुप में हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। केशव को कब हृदय नहीं मिला था, ये कथन भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, ये कथन भी शुक्ल जी का है। कह रहे हैं कि जो हृदय की अनुभूति साहित्य में प्रकट होती है वही रस और भाव कहलाती है। ठीक है,
और अंतिम ये कथन है कि हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है। रसानुभूति किसे कह सकते हैं? पहले तो हमने कहा कि शुक्ल जी के कथन के अनुसार कि हृदय की अनुभूति ही साहित्य में रस और भाव कहलाती है, लेकिन हृदय के प्रभावित होने का नाम क्या है? रसानुभूति है। तो कुछ ऐसी पंक्तियां हैं शुक्ल जी की जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और इसलिए भी ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक जो बहुत प्रामाणिक यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। वहां से अगर कोई उस पुस्तक में कोई कथन शुक्ल जी का या किसी भी रचनाकार का, किसी लेखक का कथन वहां पे उद्धृत है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हमने वो प्रयास किया कि हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों से आपको परिचित करा सकें, जिसे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की समीक्षा शैली पर, निबंध शैली पर, उनकी साहित्यिक दृष्टि पर, उनके रसबोध पर कुछ बातें जान सके। उम्मीद है ये क्लास शुक्ल जी के विषय में आपकी जानकारी को बढ़ाएगी और परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर कोई प्रश्न हो या शुक्ल जी के संदर्भ में आपने कुछ और बेहतर पढ़ा हो तो आप लोग इसका उल्लेख कर सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिले। कोई शंका या कोई और प्रश्न हो तो आप लोग कह सकते हैं। क्लास कैसी लगी है यूट्यूब के वीडियो पे जाकर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, फिर क्लास कंप्लीट की जाए। हम लोग नेक्स्ट हिस्से में अलग अलग जो आलोचक हैं उनके विषय में भी पढ़ते रहेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।